Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, मैं लवलेश झा स्वागत करता हूं आपका अपना YouTube चैनल LK झा क्लासेस में। दोस्तों, आज गांधी युग का भाग 3 लेकर आया हूं। इससे पहले गांधी युग का भाग 1 और 2 अपलोड कर दिया गया है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर देख सकते हैं। और चलते हैं, आज का पहला प्रश्न है प्रश्न संख्या 126। वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया, वे थे। ऑप्शन है महात्मा गांधी, बी मदन मोहन मालवीय, सी लाला लाजपत राय, डी स्वामी श्रद्धानंद। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्वामी श्रद्धानंद। प्रश्न संख्या 127। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी और जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया, वह थी। ऑप्शन ए हिंद केसरी, बी कैसर हिंद, सी राय बहादुर, डी द राइट ऑनरेबल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कैसर हिंद की उपाधि। चलते हैं प्रश्न संख्या 128। निम्नलिखित में किस पार्टी ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? ऑप्शन ए हिंदू महासभा ने, बी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने, सी यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब ने, डी इनमें से सभी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। ये तीनों पार्टी कांग्रेस विरोधी पार्टी थे। प्रश्न संख्या 129। निम्नलिखित को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट से कीजिए। 1 में असहयोग आंदोलन, 2 सविनय अवज्ञा आंदोलन, 3 खिलाफत आंदोलन, 4 भारत छोड़ो आंदोलन। कूट में है ऑप्शन ए 1 3 2 4, बी में 2 3 1 4, सी में 3 1 2 4, डी 4 2 1 3। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 3 1 2 4। यानी सबसे पहले खिलाफत आंदोलन, उसके बाद असहयोग आंदोलन, फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन, तत्पश्चात भारत छोड़ो आंदोलन। अगर इन सभी आंदोलन पर जिक्र किया जाए तो सबसे पहले हम खिलाफत आंदोलन की बात करेंगे। खिलाफत आंदोलन के बारे में कि तुर्की में सुल्तान को खलीफा का पद प्राप्त था। खलीफा उसे कहते थे जो मुस्लिम का सर्वोच्च धार्मिक नेता होता था। ब्रिटेन द्वारा खलीफा के प्रति किए जा रहे अन्याय के विरोध में भारत में खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ हुआ। 1919 में अली बंधु 2 भाई थे, जिसमें शौकत अली और मोहम्मद अली ने अबुल कलाम आजाद के नेतृत्व में खिलाफत आंदोलन चलाया। सितंबर 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन किया गया। 17 अक्टूबर 1919 को अखिल भारतीय स्तर पर खिलाफत दिवस मनाया गया। इस आंदोलन का विरोध CR दास ने किया था। उनका विरोध विधान परिषद के बहिष्कार को लेकर था। चलते हैं दूसरे आंदोलन पे, असहयोग आंदोलन। 1920 ईस्वी में कांग्रेस ने कलकत्ता के अपने विशिष्ट अधिवेशन में तथा नागपुर में 1920 ईस्वी के अंत में आयोजित अपने वार्षिक अधिवेशन में गांधी जी के नेतृत्व में सरकार के विरुद्ध संघर्ष की एक नई योजना स्वीकार की। नागपुर अधिवेशन में लगभग 15,000 प्रतिनिधि शामिल हुए। इस अधिवेशन में कांग्रेस के संविधान में संशोधन किया गया। सभी न्यायोचित तथा शांतिमय साधनों से भारतीय जनता द्वारा स्वराज प्राप्त करना कांग्रेस के संविधान का उद्देश्य बन गया। इन साधन द्वारा किए जाने वाले संघर्ष को असहयोग आंदोलन नाम दिया गया। 17 नवंबर 1921 को प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत आगमन पर संपूर्ण भारत में सार्वजनिक हड़ताल का आयोजन किया गया। इस आंदोलन का लक्ष्य था पंजाब और तुर्की के साथ हो रहे अन्याय को खत्म करना और स्वराज प्राप्त करना। अब बात करते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन की। 1930 ईस्वी में स्वाधीनता दिवस मनाने के बाद गांधी जी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ हुआ। यह आंदोलन गांधी जी की प्रसिद्ध दांडी यात्रा से आरंभ हुआ। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अहमदाबाद के अपने साबरमती आश्रम से 78 सदस्यों के साथ दांडी की ओर पैदल यात्रा शुरू की। दांडी अहमदाबाद से करीब 385 किलोमीटर दूर भारत के पश्चिमी समुद्र तट पर स्थित है। गांधी जी और उनके साथी 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचे। समुद्र के पानी के वाष्पीकरण के बाद बने नमक को उठाकर गांधी जी ने नमक कानून को तोड़ा। नमक कानून को तोड़ने के बाद संपूर्ण देश में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ। इसी तर्ज पर तमिलनाडु में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने भी त्रिचनापल्ली से वेदनारायण तक की यात्रा की थी। धरासना में सरोजिनी नायडू कवित्री और कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी, जिन्होंने अहिंसात्मक सत्याग्रहियों की यात्रा का नेतृत्व किया था। अगर बात यहाँ पे भारत छोड़ो आंदोलन की करें, अप्रैल 1942 में क्रिप्स मिशन के लौटने के कुछ समय के पश्चात आजादी के लिए भारतीय जनता का तीसरा महान संघर्ष शुरू हुआ।
इस संघर्ष को भारत छोड़ो आंदोलन के नाम से जाना जाता है। वर्धा में 8 अगस्त 1942 को आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने एक प्रस्ताव पास किया। प्रस्ताव में घोषणा की गई कि भारत में ब्रिटिश शासन को जल्दी से समाप्त करना अति आवश्यक हो गया है। 7 अगस्त 1942 को बंबई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक मैदान में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की वार्षिक बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आजाद ने की थी। 14 जुलाई 1942 को वर्धा में कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक हुई, जिसमें महात्मा गांधी के संघर्ष के निर्णय की पुष्टि कर दी गई। भारत छोड़ो प्रस्ताव को अगस्त प्रस्ताव भी कहा जाता है। 9 अगस्त 1942 की सुबह कांग्रेस के अधिकांश नेता ऑपरेशन जीरो आवर के अंतर्गत गिरफ्तार कर लिए गए और उन्हें देश के विभिन्न जेलों में बंद कर दिया गया। साथ ही कांग्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। देश भर में हड़तालें और प्रदर्शन हुए। परिणाम स्वरूप सरकार द्वारा उनका दमन किया गया और उनकी गिरफ्तारी की गई। महात्मा गांधी और सरोजिनी नायडू को गिरफ्तार करके आगा खां पैलेस में रखा गया। चलते हैं प्रश्न संख्या 130। 1928 में लाहौर में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में साइमन कमीशन का विरोध आयोजित किया गया था। कारण है, साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। ऑप्शन में ए एवं आर सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। बी में ए एवं आर दोनों सही है लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी में ए सही है लेकिन आर गलत है। डी में ए गलत है लेकिन आर सही है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए एवं आर सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। प्रश्न संख्या 131। व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था। दूसरा सत्याग्रही कौन था? ऑप्शन ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी जवाहरलाल नेहरू, सी राजगोपालाचारी, डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जवाहरलाल नेहरू। गांधी जी 17 अक्टूबर 1940 को पवनार में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया। इससे आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे थे, जबकि द्वितीय सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू और तृतीय सत्याग्रही ब्रह्मदत्त थे। प्रश्न संख्या 132। निम्न आंदोलन में से किस एक के साथ अरुणा अशरफ अली का संबंध भूमिगत कार्यकलापों के महिला संगठन कर्ता के रूप में था? ऑप्शन ए सविनय अवज्ञा आंदोलन, बी असहयोग आंदोलन, सी भारत छोड़ो आंदोलन, डी स्वदेशी आंदोलन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी भारत छोड़ो आंदोलन। प्रश्न संख्या 133। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पूना पैक्ट 1932 के संदर्भ में सही नहीं है? ऑप्शन ए सरकारी नौकरियों में दलितों को समुचित प्रतिनिधित्व, बी प्रांतीय विधानमंडल में दलित वर्ग के लिए स्थानों का आरक्षण, सी केंद्रीय विधानमंडल में दलित वर्ग के लिए स्थानों का आरक्षण, डी संयुक्त निर्वाचक मंडल पद्धति की स्वीकृति। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सरकारी नौकरियों में दलितों को समुचित प्रतिनिधित्व। बात अगर यहाँ पे हम पुनः पैक्ट की करें तो 16 अगस्त 1932 में रैमजे मैकडोनल्ड ने विवादास्पद सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की। इसके अनुसार दलितों को हिंदुओं से अलग मानकर उन्हें अलग प्रतिनिधित्व देने को कहा गया और दलित वर्गों के लिए अलग निर्वाचक मंडल का प्रावधान किया गया। इससे गांधी जी बहुत दुखी हुए और उन्होंने इन्हें हटाने के लिए आमरण उपवास आरंभ कर दिया। अंत में एक समझौता हुआ जिसे प्रायः पूना समझौता के नाम से जानते हैं, जिसमें दलित वर्गों के लिए आरक्षण, साधारण वर्गों से ही सीटों का आरक्षण किया गया और यह समझौता 24 सितंबर 1932 को हुआ था। चलते हैं प्रश्न संख्या 134। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन 1938 एक मील का पत्थर था, क्योंकि ऑप्शन ए इसमें ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की गई, बी इसमें जवाहरलाल नेहरू और भावी प्रधानमंत्री के रूप में प्रस्तुत किया गया था, सी इसमें योजना आयोग की अवधारणा को प्रस्तुत किया गया, डी इनमें कांग्रेस ने भारत सरकार अधिनियम 1935 को अपनी मंजूरी दी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसमें योजना आयोग की अवधारणा को प्रस्तुत किया गया। प्रश्न संख्या 135। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज में रेलवे की आलोचना की क्योंकि रेलवे है 1 नंबर प्लेग जीवाणु का वाहक, 2 में बार बार पड़ने वाले अकालों का साधन, 3 में है समाज में वर्गभेद बढ़ाने के लिए उत्तरदायी और 4 में है दुर्घटना का वाहक। इसकी कूट देखते हैं। कूट में दिया गया है ऑप्शन ए में 1, 2 और 3, बी में केवल 1 और 2, सी में केवल 2 और 3, डी में केवल 1 और 4। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1, 2 और 3। प्रश्न संख्या 136। निम्नलिखित उद्घोषणा पर विचार कीजिए और उद्घोषणा करने वाले व्यक्ति को नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर पहचानिए।
समय आ गया है कि जब सम्मान चिन्ह हमारी शर्म को अपमान के अपने असंगत संदर्भ में चमका रहे हैं, और मैं अपनी ओर से सभी विशिष्ट उपाधियों से वंचित होकर अपने उन देशवासियों के साथ खड़ा होना चाहता हूं जो अपनी तथाकथित नगण्यता के लिए वह अधोगति झेलने के दायी है जो मनुष्यों के उपयुक्त नहीं है। कूट में ए महात्मा गांधी, वी जवाहरलाल नेहरू, सी दादा भाई नौरोजी, डी रविंद्रनाथ टैगोर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रविंद्रनाथ टैगोर। यह युक्ति रविंद्रनाथ टैगोर की है। प्रश्न संख्या 137, रॉलेट एक्ट पारित किया गया। ऑप्शन ए कृषि भूमि में सुधार लाने के लिए, बी राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी क्रियाकलापों में कमी लाने के लिए, सी अनुकूल व्यापार संतुलन के लिए, डी द्वितीय विश्व युद्ध के अपराधियों पर मुकदमा चलाने के लिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी क्रियाकलापों में कमी लाने के लिए। भारत में क्रांतिकारियों के प्रभाव को समाप्त करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 1917 ईस्वी में सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति बनाई। रॉलेट एक्ट सिडनी कमेटी की सिफारिश पर आधारित था। इस समिति के गठन का उद्देश्य था कि भारत में क्रांतिकारी आंदोलन संबंधित षड्यंत्र किस स्तर तक फैले हुए हैं तथा इन पर प्रतिबंध लगाने के लिए किस प्रकार के कानून की आवश्यकता है। रॉलेट एक्ट लागू करने का मुख्य कारण यह था कि भारत रक्षा कानून की अवधि समाप्त होने वाली थी। समिति ने 1918 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। समिति द्वारा दिए गए सुझाव के आधार पर केंद्रीय विधानमंडल में फरवरी 1919 में 2 विधेयक लाए गए, जिनमें एक विधेयक को तो वापस ले लिया गया, परंतु दूसरे विधेयक जो कि क्रांतिकारी एवं अराजकता अपराध अधिनियम, जिसे रॉलेट एक्ट कहा गया, को 18 मार्च 1919 को पारित कर दिया गया। रॉलेट एक्ट को बिना वकील, बिना अपील तथा बिना दलील का कानून भी कहा गया है। इसे काला अधिनियम एवं आतंकवादी अपराध अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी इस्तीफे में कहा था, जो सरकार शांति काल में से कानून को स्वीकार करती है वह अपने को एक सभ्य सरकार कह लेने का अधिकार खो बैठती है। चलते हैं प्रश्न संख्या 138। सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में शुरू हुए बारदोली सत्याग्रह की मुख्य मांग निम्नलिखित में से कौन सी थी। ऑप्शन ए जोतने वाले को जमीन, बी मजदूरों की दरों में वृद्धि, सी नई बढ़ी हुई लगान दर वापसी, डी किसानों को कृषि निविष्टियों की आर्थिक सहायता प्राप्त दर पर पूर्ति। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नई बढ़ी हुई लगान की दर वापसी। बारदोली सत्याग्रह 1928 ईस्वी में हुआ था। गुजरात में स्थित बारदोली के किसान ने सरकार द्वारा बढ़ाए गए 30% कर के विरोध में वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में सत्याग्रह किया। बाद में बारदोली सत्याग्रह की सफलता के बाद 30% लगान बढ़ोतरी को गलत बताते हुए इसे घटाकर 6.03% कर दिया। सरदार पटेल के नेतृत्व में बारदोली सत्याग्रह के सफल होने के बाद बारदोली की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान की। प्रश्न संख्या 139, असहयोग आंदोलन के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 में है, यह आंदोलन इससे पहले हुए किसी भी अन्य राजनीतिक आंदोलन की अपेक्षा काफी बड़ी प्रबलता का था। 2 में यह आंदोलन हिंदू मुस्लिम एकता को प्रोत्साहित करने में सहायक हुआ। 3 में यह आंदोलन राष्ट्रवाद, मध्य वर्ग राजनीति, धर्म, सामंतवाद, कृषक, असंतोष और श्रमिक वर्ग आंदोलन का मिश्रण था। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए केवल 1, बी केवल 1 और 2, सी केवल 2, डी 2 और 3। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1 और 2। असहयोग आंदोलन के विषय में 2 कथन सही है। पहला, यह आंदोलन इससे पहले हुए किसी भी अन्य राजनीतिक आंदोलन की अपेक्षा काफी प्रबलता का था। दूसरा, यह आंदोलन हिंदू मुस्लिम एकता को प्रोत्साहित करने में सहायक हुआ। प्रश्न संख्या 140, महात्मा गांधी के सत्याग्रह के दर्शन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है। कथन 1 है, सत्य और अहिंसा इनके 2 महत्वपूर्ण संघटक हैं। 2 में है, सत्याग्रही बुराई का प्रतिरोध करेंगे परंतु बुरा करने वाले से घृणा नहीं करेंगे। 3 में, सत्याग्रही यदि आवश्यक हो तो स्वयं को और बुरा करने वाले को भी पीड़ा पहुंचाएंगे। कूट में दिया गया ऑप्शन ए में कौन सा सही है। 1, 2, 3, बी में केवल 2 और 3, सी में केवल 1, डी में केवल 1 और 2। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, केवल 1 और 2। चलते हैं प्रश्न संख्या 141 पे। भारत के लिए एक डोमिनियन स्टेट्स कॉन्स्टिट्यूशन के प्रारूपण, ड्राफ्टिंग ऑफ ए डोमिनियन स्टेट्स कॉन्स्टिट्यूशन का प्रथम प्रयास किसकी प्रतिक्रिया में किया गया था। ऑप्शन ए मार्ले मिंटो सुधार, बी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, सी साइमन कमीशन, डी पहला गोलमेज सम्मेलन।
इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। यहाँ पे कुछ अधिनियम दिए गए हैं, अगर इनकी बात की जाए तो मार्ले मिंटो सुधार 1909 ईस्वी में लाया गया था, जबकि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1917 में लाया गया था। साइमन कमीशन का गठन 1927 में किया गया था, जबकि यह भारत 1928 ईस्वी में आया था। अगर गोलमेज सम्मेलन की बात करें तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 को हुआ था। उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड एडविन थे, जबकि द्वितीय और तृतीय गोलमेज सम्मेलन लॉर्ड वेलिंगटन के समय हुआ था और यह क्रमशः 7 सितंबर 1931 एवं 17 नवंबर 1932 को आयोजित किया गया था। प्रश्न संख्या 142, निम्न में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 ईस्वी में हुआ था? ऑप्शन ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा, डी चौथा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी तीसरा। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 ईस्वी में, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 ईस्वी में और तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 ईस्वी में आयोजित किया गया था। चलते हैं प्रश्न संख्या 143, गांधी जी ने दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन किया था। ऑप्शन ए 6 मार्च 1930 को, बी 6 अप्रैल 1930 को, सी 12 मार्च 1930 को, डी 12 अप्रैल 1930 को। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 12 मार्च 1930 को। प्रश्न संख्या 144, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक थे। ऑप्शन ए मौलाना अबुल कलाम आजाद, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी नरेंद्र देव, डी आशफ अली। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रश्न संख्या 145, निम्नलिखित में से किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, बी बी आर अम्बेडकर, सी वल्लभ भाई पटेल, डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी भीमराव अम्बेडकर। प्रश्न संख्या 146, मैं एक समाजवादी हूँ, गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है, यह वक्तव्य संबंधित है। ऑप्शन ए नरेंद्र देव से, बी अच्युत पटवर्धन से, सी जयप्रकाश नारायण से, डी जवाहरलाल नेहरू से। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जवाहरलाल नेहरू से। प्रश्न संख्या 147, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? ऑप्शन ए 26 वर्ष, बी 21 वर्ष, सी 16 वर्ष, डी 15 वर्ष। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 21 वर्ष। महात्मा गांधी 1893 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका गए थे, जहां अब्दुल्ला के मुकदमे के लिए गए थे और महात्मा गांधी पुनः 1915 ईस्वी में लौट के आए थे। प्रश्न संख्या 148, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 का अधिवेशन से महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए गया, बी अमृतसर, सी बेलगांव, डी कानपुर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बेलगांव। यह बेलगांव कर्नाटक में स्थित है। प्रश्न संख्या 149, भारत छोड़ो आंदोलन के उपरांत चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने दी वे आउट नामक पैम्पलेट जारी किया। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव इस पैम्पलेट में था? ऑप्शन ए ब्रिटिश भारत तथा भारतीय राज्यों के प्रतिनिधियों को मिलाकर एक युद्ध सलाहकार परिषद की स्थापना, बी केंद्रीय कार्यकारिणी परिषद का इस प्रकार पुनर्गठन की गवर्नर जनरल तथा कमांडर इन चीफ के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य भारतीय नेता हो, सी केंद्रीय तथा प्रांतीय विधानमंडलों के 1945 के अंत में नए चुनाव कराए जाए तथा संविधान का निर्माण करने वाले निकाय को यथासंभव शीघ्र आयोजित किया जाए, डी संवैधानिक गतिरोध का हल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी संवैधानिक गतिरोध का हल। प्रश्न संख्या 150, निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस का आधिकारिक वार्ताकार थे? ऑप्शन ए महात्मा गांधी एवं सरदार पटेल, बी में आचार्य जे बी कृपलानी एवं सी राजगोपालाचारी, सी में पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं मौलाना अबुल कलाम आजाद, डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एवं रफी अहमद किदवई। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं मौलाना अबुल कलाम आजाद। 22 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन भारत आया। यह एक सदस्यीय आयोग था जो सर स्टेफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में ब्रिटिश सरकार द्वारा भेजा गया था। क्रिप्स मिशन के अनुसार ब्रिटिश सरकार एक ऐसे भारतीय संघ की स्थापना करना चाहती थी जिसकी स्थिति ब्रिटिश सम्राट के अंतर्गत एक पूर्ण औपनिवेशिक स्वराज की होगी। इससे ब्रिटेन से संबंध विच्छेद करने की भी स्वतंत्रता होगी। ब्रिटिश सरकार संविधान सभा द्वारा निर्मित संविधान को स्वीकार कर लेगी, परंतु शर्त यह है कि ब्रिटिश सरकार के प्रांतों या देशी रियासतों को यदि नवीन संविधान पसंद नहीं होगा तो वे अपने वर्तमान संवैधानिक स्थिति बनाए रख सकेंगे। ऐसे प्रांतों को भी अपने लिए एक संविधान बनाने का अधिकार होगा तथा उनकी स्थिति भी भारतीय संघ के समान होगी। यह क्रिप्स मिशन
असफल रहा था। असफल होने के कांग्रेस के द्वारा हुआ था। कांग्रेस के द्वारा क्रिप्स प्रस्ताव अस्वीकार करने के कारण क्रिप्स प्रस्ताव में अप्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान की मांग को स्वीकार किया गया था। दूसरी, भारत की सुरक्षा के प्रश्न पे कांग्रेस क्रिप्स प्रस्ताव से सहमत नहीं थी। वास्तव में औपनिवेशिक स्वराज के लिए कोई भी तिथि निश्चित नहीं की गई थी। इसी कारण महात्मा गांधी द्वारा इस प्रस्ताव को दिवालिया बैंक द्वारा भविष्य की तिथि में भुनाने वाला चेक पोस्ट डेटेड चेक कहा गया था। प्रश्न संख्या 151, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में उषा मेहता की ख्याति है। ऑप्शन ए, भारत छोड़ो आंदोलन की वेला में गुप्त कांग्रेस रेडियो चलाने हेतु। बी, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में सहभागिता हेतु। सी, आजाद हिंद फौज की एक टुकड़ी का नेतृत्व करने हेतु। डी, जवाहरलाल नेहरू की अंतिम सरकार के बैठक में सहायक भूमिका निभाने हेतु। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत छोड़ो आंदोलन की वेला में गुप्त कांग्रेस रेडियो चलाने हेतु। प्रश्न संख्या 152, वे राष्ट्रीय नेता कौन थे जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। ऑप्शन ए, मोतीलाल नेहरू। बी, CR दास। सी, वल्लभ भाई पटेल। डी, विट्ठल भाई पटेल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विट्ठल भाई पटेल। प्रश्न संख्या 153, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में कांग्रेस का अध्यक्ष दिए गए हैं, जबकि सूची 2 में इनके अधिवेशन स्थल दिए गए हैं। सूची 1 में है डॉक्टर M.A. अंसारी, बी, पुरुषोत्तम दास टंडन, सी, सरोजिनी नायडू और डी में सुभाष चंद्र बोस। जबकि सूची 2 में अधिवेशन स्थल में हरिपुरा, कानपुर, मद्रास तथा नासिक हैं। इसका ऑप्शन देखा जाए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 3, 4, 2, 1। डॉक्टर M.A. अंसारी मद्रास अधिवेशन में भाग लिए थे जो 1927 में हुए थे। पुरुषोत्तम दास टंडन 1950 में नासिक अधिवेशन में भाग लिए थे, यानी वो उन्होंने अध्यक्षता की थी। और 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता सरोजिनी नायडू के द्वारा किया गया था और 1938 का हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने किया था। प्रश्न संख्या 154, निम्नलिखित में किन आंदोलनों ने महिलाओं को घर की चारी दीवारी से बाहर निकाला? नीचे दिए कूट से सही उत्तर चुनिए। 1 में स्वदेशी आंदोलन, 2 में होम रूल आंदोलन, 3 में असहयोग आंदोलन, 4 में सविनय आंदोलन। कूट में है केवल 1 एवं 3, बी में केवल 2 एवं 3, सी में केवल 3 एवं 4, डी में 1, 2, 3 और 4। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 3 एवं 4। प्रश्न संख्या 155, 1949 में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने 7 प्रांतों से त्यागपत्र दे दिया था, क्योंकि ए, कांग्रेस अन्य 4 प्रांतों में मंत्रिमंडल नहीं बना पाई थी। बी, कांग्रेस में वाम पक्ष के उदय से मंत्रिमंडल का कार्य कर सकना असंभव हो गया था। सी, उनके प्रांतों में अत्यधिक सांप्रदायिक अशांति थी। डी, उपयुक्त कथन ए, बी और सी में से कोई भी सही नहीं है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त कथन ए, बी और सी में से कोई भी सही नहीं है। अंग्रेजों ने 1937 में भारतीयों को अपनी सरकार बनाने पर सहमति दे दी, लेकिन गवर्नरों के जरिए सरकारों के कामकाज में हस्तक्षेप जारी रखा। उधर मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र का अधिकार देने के बावजूद मुस्लिम लीग को प्रदेश में एक भी सीट पर जीत नहीं मिली। इससे लीग के नेता अंदर ही अंदर तत्कालीन कांग्रेसी सरकार के खिलाफ अभियान चलाया करते थे। अंग्रेज भी लीग के अभियान को हवा देते थे। कांग्रेसी सरकार ने विश्व युद्ध के बाद देश को स्वतंत्र करने की मांग रखी थी, पर अंग्रेजों ने अनसुना कर दिया। 3 नवंबर 1939 को देश के 11 प्रांतों की कांग्रेसी सरकार ने त्यागपत्र दे दिया। ये 11 प्रांतों में से 7 प्रांत ऐसे थे जहां पे कांग्रेस को पूर्ण बहुमत प्राप्त था। ये प्रांत थे बॉम्बे, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, उड़ीसा, असम। चलते हैं प्रश्न संख्या 156, निम्नलिखित में से किन दलों की स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की थी? कथन में है पीजेंट्स एंड वर्कर्स पार्टी ऑफ इंडिया, 2 में ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, 3 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। निम्नलिखित कूट के आधार पर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए में केवल 1 और 2, ऑप्शन बी में केवल 2 और 3, ऑप्शन सी में केवल 1 और 3, ऑप्शन डी में 1, 2 और 3। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 और 3।
भीमराव अंबेडकर के द्वारा ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना और इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की गई थी। प्रश्न संख्या 157, 1932 में महात्मा गांधी के मरण पर्यंत उपवास प्रधानतया इसलिए किया गया कि ऑप्शन ए गोलमेज सम्मेलन भारतीय राजनीतिक आकांक्षाओं को संतुष्ट करने में असफल रहा, बी कांग्रेस और मुस्लिम लीग में मत भिन्नता थी, सी मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक अधिनिर्णय कम्युनल अवार्ड की घोषणा की, डी उपयुक्त संदर्भ में ए, बी और सी में से कोई भी सही नहीं है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक अधिनिर्णय कम्युनल अवार्ड की घोषणा की। प्रश्न संख्या 158, रोलेट एक्ट का लक्ष्य था, ऑप्शन ए युद्ध प्रयासों को अनिवार्य आर्थिक समर्थन, बी बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमों की सुनवाई संचित प्रक्रिया द्वारा, सी खिलाफत आंदोलन का दमन, डी प्रेस स्वातंत्र पर प्रतिबंध लगाना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमों की सुनवाई संचित प्रक्रिया द्वारा करना। प्रश्न संख्या 159, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 इतिहास में इसलिए बहुत प्रसिद्ध है क्योंकि कथन 1 है कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग का एक संकल्प पारित किया, कथन 2 में इस अधिवेशन में उग्रवादी व उदारवादियों के बीच झगड़े को सुलझा लिया गया, कथन 3 में है इस अधिवेशन में द्विराष्ट्र मांग के सिद्धांत को अस्वीकार करते हुए एक संकल्प पारित किया गया। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए केवल 1, 2 में, बी में 2 और 3, सी में 1 और 3, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए केवल 1। यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग का एक संकल्प पारित किया था और इस अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया था। प्रश्न संख्या 160, लोक सुरक्षा विधेयक पब्लिक सेफ्टी बिल 1928 का विरोध करते समय निम्नलिखित में से किसने कहा था कि यह भारतीय राष्ट्रीयता पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर सीधा प्रहार है और भारत की दास्तां का पहले नंबर का बिल है? ऑप्शन ए मोतीलाल नेहरू, बी लाला लाजपत राय, सी टी प्रकाशम, डी दीवान चमनलाल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मोतीलाल नेहरू। प्रश्न संख्या 161, फरवरी 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? ऑप्शन ए मोतीलाल नेहरू, बी एम ए अंसारी, सी सुभाष चंद्र बोस, डी एम के गांधी, ई इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मोतीलाल नेहरू। प्रश्न संख्या 162, इनमें से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया था? ऑप्शन ए वी ओ चिदम्बरम पिल्ले, बी सी राजगोपालाचारी, सी के कामराज, डी एनी बेसेंट। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। तमिलनाडु में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने दांडी यात्रा के तर्ज पर त्रिचनापल्ली से वेदरानयम तक की यात्रा की थी। प्रश्न संख्या 163, महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था? ऑप्शन ए बंबई में, बी लखनऊ में, सी चंपारण में, डी बनारस में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बनारस में। प्रश्न संख्या 164, निम्नलिखित में से किसने सत्याग्रह शब्द को गढ़ा? ऑप्शन ए हरिलाल गांधी, बी महात्मा गांधी, सी रामदास गांधी, डी मणिलाल गांधी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी महात्मा गांधी। हरिलाल गांधी, रामदास गांधी और मणिलाल गांधी ये महात्मा गांधी के पुत्र थे। प्रश्न संख्या 165, दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को ट्रेन से फेंका गया था? ऑप्शन ए जोहान्सबर्ग, बी पिट्समारिट्सबर्ग, सी डरबन, डी प्रिटोरिया। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पीटर मारिट्सबर्ग। प्रश्न संख्या 166, निम्नलिखित में से किसने 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया था? ऑप्शन ए ह्यू गेट्सकेल, बी सर जॉन साइमन, सी सर पैंथिक लॉरेंस, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सर पैंथिक लॉरेंस। प्रश्न संख्या 167, इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? ऑप्शन ए विलियम वुड, बी पैंथिक लॉरेंस, सी स्टेफोर्ड क्रिप्स, डी एवी अलेक्जेंडर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए विलियम वुड। प्रश्न संख्या 168, 15 अगस्त 1947 को निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद, बी जवाहरलाल नेहरू, सी जेबी कृपलानी, डी सरदार पटेल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जेबी कृपलानी। प्रश्न संख्या 169, निम्नलिखित में से कौन दांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ था? ऑप्शन ए एच एन बेल्सफोर्ड, बी वेब मिलर, सी में जी स्लो कोम्ब, डी में जेम्स पिटसन।
इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वेब मिलर। वेब मिलर एक पत्रकार थे। प्रश्न संख्या 170, मुस्लिम लीग के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने अपना 14 सूत्रीय प्रस्ताव रखा था? ऑप्शन ए 1927, बी 1928, सी 1929, डी 1930। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1929। मुस्लिम लीग के 1929 का अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने 14 सूत्रीय प्रस्ताव रखा था। प्रश्न संख्या 171, निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया? ऑप्शन ए लाहौर, बी लखनऊ, सी इलाहाबाद, डी रामगढ़। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए लाहौर। लाहौर अधिवेशन 1929 में जवाहरलाल नेहरू ने यह बात कही थी। चलते हैं प्रश्न संख्या 172 और ये आज का अंतिम प्रश्न है, फिनिक्स बस्ती का संस्थापक इनमें से कौन था? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, बी आर अम्बेडकर, सी रविन्द्रनाथ टैगोर, डी स्वामी विवेकानंद। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी। फिनिक्स फॉर्म की स्थापना दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। जय हिंद।